नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए आज की बात करते हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां हाईवे पर एक ट्रक धू धू करके चला है। ये तस्वीरें आई हैं जहां मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 24 पर ये तस्वीरें आई हैं। देखिए, बरेली से मेरठ कोयला लेकर के ये ट्रक जा रहा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी और आप समझ सकते हैं कि ट्रक में कोयला रखा था। शॉर्ट सर्किट की चिंगारी ने किस तरीके से पूरे ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ड्राइवर ने ट्रक को रोका, कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर कॉल किया, तब जाकर के दमकल विभाग जब मौके पर पहुंचा, 2 गाड़ियों के पहुंचने के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। काफी देर तक हाईवे NH-24 जाम रहा। मुरादाबाद की तस्वीरें हैं। NH-24 पर एक ट्रक जो कि कोयला लेकर के जा रहा था, शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लगी। गनीमत यह रही कि सही वक्त पर ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचा ली, लेकिन कोयले की वजह से ट्रक में जब आग लगी तो इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया। लंबा जाम लगा रहा NH-24 पर और इसे बुझाने के लिए दमकल की एक गाड़ी काफी नहीं रही। 2 गाड़ियों को बुलाया गया, तब जाकर के कहीं इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस दरमियान घंटों ये हाईवे जाम रहा। और देखिए, हाईवे से गुजरने वाले लोगों के लिए भी ये तस्वीरें दिखाई दी, जहां दमकल की टीम लगातार मशक्कत करती रही आग को बुझाने के लिए। ट्रक में जो आग लगी थी और जाहिर है कि इसमें कोयला था, तो कोयले के आग पकड़ने के बाद इस आग को बुझाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 गाड़ियों की मदद से इस आग को बुझाया जाए। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 24 पर ये तस्वीरें आई हैं मुरादाबाद से, जहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्रक में कोयला था। दमकल की एक गाड़ी से नहीं बल्कि 2 गाड़ी की मदद से इस आग को बुझाया गया। लेकिन इस दरमियान पूरे हाईवे की जो तस्वीर रही वो कुछ ऐसी थी। इमरान जी, ये जो ट्रक है आपका, कौन है इसके ड्राइवर? किस तरह से आग लगी थी? ये वायरिंग शॉर्ट हो गई। अच्छा, क्या माल में भरा हुआ था ट्रक में? इसमें कोयला। कहाँ से ला रहे थे? ये डेयरी ऑनसन बिहार से। अच्छा, बिहार से ला रहे थे। जी। कहाँ जाना था? मेरठ। बरेली से चला था ये, और ये मूढ़ा पांडे के पुल पे आया तो इसमें कोयला भरा हुआ था 29 टन, जिसमें स्पॉन्टेनियस कंबस्शन के कारण आग लग गई। और फायर सर्विस को सूचना मिली, तत्काल 2 गाड़ी मौके पर लेकर आए हैं। आग को नियंत्रित कर लिया गया है। तो देखिए, आज से सीएम योगी 2 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर जाने वाले हैं। यहाँ 464 करोड़ से अधिक की लागत की 200 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद सीएम 5 बूथों के अध्यक्ष, बूथ समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके बूथ की स्थिति की समीक्षा करने वाले हैं। देखिए, राप्ती नगर मंडल है, यहीं के 5 बूथों के अध्यक्ष और समिति के पदाधिकारियों को बुलावा भेजा गया है और इन्हीं की बैठक में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी के लिए ये बूथ कमजोर क्यों है, इसे मजबूत कैसे किया जा सकता है, क्या सुझाव है। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज दोपहर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद ये तमाम कार्यक्रम इस वक्त पाइपलाइन में है और सौगातों का दिन है। मंगल सौगात है आज गोरखपुर के लिए, क्योंकि 200 से अधिक ऐसी योजनाएं परियोजनाएं हैं, कहीं लोकार्पण तो कहीं शिलान्यास होना है। तो अब निगाहें टिकी रहेंगी जब 2 बजे पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में। अपने गृह क्षेत्र के लिए क्या सौगातों का पिटारा वो खोलेंगे, क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, ये देखना होगा। तो देखिए, समझते हैं गोरखपुर को मंगल सौगात कैसे मिलने वाली है। 2 दिन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम और सर्किट हाउस से जो क्लब बना है वहीं पर पहुंचने के बाद आगे आने वाले कार्यक्रम की अगर आप जिक्र करें, बात करें तो 464 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वालों को देंगे। इसमें 200 से ज्यादा परियोजनाओं का तोहफा मिलने वाला है और इससे कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल को लाभ होगा। इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। कल गुरु पूर्णिमा पर पूजा भी करेंगे। कल गोरखनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं सीएम, तो कल गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपनी गुरु की भी पूजा अर्चना करेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीरज का गोरखपुर से, और ग्राउंड पर किस तरीके की तैयारी है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। नीरज, सबसे पहले ये समझेंगे कि आज जो 200 परियोजनाएं हैं उनमें क्या क्या कहां के लिए खास रहने वाला है, और कल गुरु पूर्णिमा के मद्देनजर कैसी तस्वीरें रहेंगी, क्या तैयारियां हैं? देखिए, इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा है, आज गोरखपुर वालों के लिए मंगल का दिन है और सबसे बड़ी बात यह कि 464 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। और सबसे बड़ी
चीज़ है कि बरसात तो गांव बिल्कुल प्रभावित होते हैं, 150 गांव पूरी तरह मैरून हो जाते हैं। तो बाढ़ से जुड़ी काफ़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बंधों की मरम्मत होनी है और उनको ऊंचा किया जाना है, पत्थर भी लगने हैं। तो ऐसी परियोजनाएं हैं काफ़ी। और इसके साथ ही सड़क जो विकास है गोरखपुर का जुड़ा हुआ है, सड़क से जुड़ा हुआ है। तो सड़कों का चौड़ीकरण है और उसके बाद नाले का निर्माण होना है। तो सड़क और बाढ़ से संबंधित जो परियोजनाएं, राप्ती नगर मंडल के जो बूथ हैं, 5 बूथ जो कमज़ोर रहे हैं या जहां पर मतदान कम हुए थे, उन बूथों पे मतदान कम होने और भाजपा के पक्ष में वोट कम पड़ने की क्या वजह रही, इसको लेकर बिल्कुल नीरज, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क इंटरप्टेड है। लेकिन ये मैसेज बहुत क्लियर है कि सीएम पहुंच करके कई तरीके की परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वालों को देंगे। इसके अलावा देखिए, आज कमजोर बूथों पर रणनीति बनाई जाएगी। किस तरीके से समझते हैं, देखिए सीएम योगी का मिशन 2024 क्या है। कमजोर बूथों पर रणनीति आज बनाई जाएगी गोरखपुर के मद्देनजर। भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक है और यहाँ पर क्या होगा, 5 बूथों के अध्यक्ष और बूथ समिति के पदाधिकारी रहेंगे और राप्ती नगर मंडल के 5 कमजोर बूथों के अध्यक्ष की मौजूदगी आज इस बैठक में दर्ज होगी। बूथ की स्थिति पर समीक्षा होगी और उसके लिए सीएम योगी ने ये बैठक बुलाई है। अब बूथ को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश भी देंगे सीएम योगी। इसी बैठक से ये भी बात निकल करके सामने आएगी। तो देखिए, आज न सिर्फ सौगातों का दिन है बल्कि कमजोर बूथों के लिए जो दावेदारी है वो मजबूत कैसे की जाए 24 के मद्देनजर, इसे लेकर के बड़ी बैठक भी है। जो मिनट टू मिनट शेड्यूल है वो भी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि सर्किट हाउस पहुंच जाएंगे, फिर गोरखपुर क्लब पहुंचेंगे और यहीं से 464 करोड़ की योजनाओं की सौगात है। जैसा हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, कछार भी आते हैं, जहां बाढ़ की प्रॉब्लम है, समस्या है, बंधों की मरम्मत है, उन्हें ऊंचा करना है, उन्हें पक्का करना है, वो जर्जर स्थिति में है, उनकी मरम्मत करनी है। वो ठीक करने के लिए भी कई योजनाएं हो सकती हैं, कई सड़कें हैं। गोरखपुर को ताल का कटोरा कहा जाता है और ऐसे में बारिश होने की स्थिति में बहुत सारा जल भराव देखा जाता है। तो हो सकता है कि कई सड़क की परियोजनाएं इससे जुड़ी आज देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं। आज सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रपति पद चुनाव में समर्थन किसको दिया जाए, इसे लेकर के पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे और बताया जा रहा है कि आज अंतिम फैसला वो ले ही लेंगे। आज सुबह 9 बजे करीब बलिया में ओपी राजभर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे सलाह मशवरा करेंगे। इसके बाद वो लखनऊ में शाम करीब 3 बजे अपने पार्टी के बाकी 5 विधायकों के साथ बैठक करेंगे। आपको बताएं, ओपी राजभर अखिलेश से पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि वो और उनके विधायक किसे वोट करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, जहां विपक्ष के कैंडिडेट के लिए वोट होगा या फिर एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के लिए। ये तमाम चीजें आज इस बैठक में डिसाइड हो सकती हैं। कुल 6 विधायक है सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर को लेकर के। उन्हें बुला करके 3 बजे के करीब लखनऊ में मीटिंग रखी गई है और बलिया कार्यालय पर तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है कि भाई आगे क्या किया जाए, इसकी रणनीति तय कर लेते हैं, सबकी सलाह मशवरा कर लेते हैं, सबसे पूछ लेते हैं और उसके बाद हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर कोई फैसला ले। हालांकि उन्होंने अभी मीडिया से यही कहा था कि पहले राष्ट्रपति चुनाव निपट जाए, उसके बाद हम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, तब तक हम अखिलेश के साथ हैं। लेकिन अखिलेश के साथ कब तक है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो भाई अखिलेश पर अंतिम ऐलान कब होगा ओम प्रकाश राजभर की ओर से? तो देखिए, आज अहम बैठक बताई जा रही है। कब होगी ये बैठक, कहां होगी, तो ये भी हम आपको बताते चले। करीब 9 बजे बलिया में ये बैठक शुरू हो जाएगी। कौन कौन होगा इस बैठक में? तो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक में क्या होगा, तो देखिए, सपा के संग गठबंधन चलता रहे या फिर तोड़ दिया जाए, इस पर फैसला संभव बताया जा रहा है। बड़ी तेजी से ये बात निकल करके सामने आ रही है और ये तो जग जाहिर है कि ओपी राजभर और अखिलेश यादव में सब कुछ ठीक नहीं है। आजमगढ़ उपचुनाव के बाद दोनों के रिश्तों में खटास बताई जा रही है। ये खटास खुल करके सामने आती दिखाई दे रही है। राजभर की बयानबाजी से रिश्तों में दरार आई थी, एक्सपर्ट ये कहते हैं। राजभर ने कहा था कि अखिलेश यादव एसी से बाहर निकलें, संगठन को मजबूत करें और अखिलेश ने इस पर कहा था कि हमें किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। यशवंत सिन्हा के साथ जब मीटिंग हुई थी तो इसमें राजभर नहीं दिखाई दिए। विपक्षी दल के कैंडिडेट हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं,
राजभर ने कहा कि अखिलेश ने हमें बुलाया नहीं। इस बड़ी बैठक एक पीसी भी हुई थी कार्यालय पर, लेकिन वहां पर राजभर नहीं थे। सीएम आवास पर जब डिनर आयोजित हुआ एनडीए कैंडिडेट के वोट अपील के लिए, तो वहां राजभर दिखाई दिए। राजभर ने बगावत का इशारा भी कर दिया था और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हो पी राजभर। शाम को लखनऊ में उनके बाकी जो 5 विधायक हैं उनकी मीटिंग होगी, उनसे भी पूछेंगे और समझा ये जा रहा है कि आज विधायकों के साथ मीटिंग करके राजभर कोई आखिरी फैसला ले ही लेंगे, क्योंकि लंबा दौर हो गया है बयानबाजी का। ऐसे में क्या स्पष्टता आएगी, क्लैरिटी आएगी, ये देखना होगा। तो अखिलेश यादव पर क्या अंतिम ऐलान ले पाएंगे? वापस आते बात करते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर। आज विवाद को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज जब मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाएगी, इसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश करेगा। मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है, हिंदू पक्ष ये समझाएगा। वहीं सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने अयोध्या की तर्ज पर हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का बड़ा ऐलान किया है। ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। तो देखिए, अयोध्या के तर्ज पर हिंदू पक्ष कहता है कि एक ट्रस्ट बनाई जानी चाहिए जो इस पूरे मामले के पहलुओं को सधे अंदाज में रखे। लेकिन आज का दिन अहम इसलिए है कि मुस्लिम पक्ष की जिरह के बाद हिंदू पक्ष को ये बताना होगा, ये दलीलें रखनी होंगी कि ये मुकदमा सुनवाई के योग्य है क्यों। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने पहले मर्तबा यही सवाल उठाया है कि ये तो सवाल बनता ही नहीं है, ये केस बनता ही नहीं है, इस पर सुनवाई होनी नहीं चाहिए, ये केस आगे बढ़ना नहीं चाहिए। और यही आज हिंदू पक्ष का दिन है कि ये समझाना होगा कि ये केस क्यों बनता है। वर्शिप एक्ट के तहत मुस्लिम पक्ष ने इस केस को खारिज करने की बात कही थी, लेकिन इस पर आज हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। तो समझिए, ज्ञानवापी पर जंग जारी। कैसे समझते? आज जिला जज जो है अदालत में सुनवाई करने वाले हैं। कोर्ट में मेरिट पर सुनवाई चल रही है। अभी फिलहाल जो हो रहा है, मुस्लिम पक्ष लगातार दलीलें पेश कर रहा है और आज मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाएगी। उसके बाद हिंदू पक्ष की दलीलें शुरू होंगी। हिंदू पक्ष की दलीलों के बाद कोर्ट फैसला करेगा कि ये मामला सुनने योग्य है या फिर नहीं है। ये पूरा मामला केस बनता भी है या नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद। और बड़ी बात यह है कि आज मुस्लिम पक्ष की जितनी जिरह है वो कंप्लीट हो जाएगी। हिंदू पक्ष अपना तर्क रखेगा कि ये केस बनता है या नहीं बनता है, और अगर बनता है तो क्यों बनता है। इसे सुनने के बाद ही कोर्ट तय करेगा कि इस पूरे मामले पर केस आगे के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। अगर नहीं जाता है तो मुस्लिम पक्ष की जीत होगी, अगर जाता है तो हिंदू पक्ष की जीत होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन बेहद अहम है। वाराणसी कोर्ट से अपडेट आएगी, जैसे आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष की जिरह समाप्त हो जाएगी और ग्राउंड पर हलचल तो जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि आज का दिन अहम बताया जा रहा है। इसीलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का और उनसे जानकारी लेते हैं। तो नीतीश, आज मुस्लिम पक्ष ये समझा लेगा आखिरी जिरह में कि ये केस क्यों नहीं बनता है, और यहाँ से काम शुरू होता है हिंदू पक्ष का कि ये केस बनता है, आगे बढ़ेगा कि नहीं। ये तमाम चीजें कितनी दिखाई दे रही है तैयारी के तौर पर दोनों पक्ष से बातचीत करने से? हाँ स्नेहा, अगर तैयारियों की बात कर ले तो आज संभावना ये जताई जा रही है कि मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हो सकती है, लेकिन आज कानूनी तर्क रखने का दिन है। आज जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं वो कानूनी तर्कों के आधार पर यह सिद्ध करेंगे कि जो वाद है वो पोषणीय है या नहीं। इसके बाद अगर आज इनकी दलीलें पूरी होती हैं तो उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। उधर अगर बात करें तो हिंदू पक्ष का एक गुण जो है, उन्होंने अपने ट्रस्ट की घोषणा कर दी है। और जो दूसरे पक्ष हैं, जितेंद्र सिंह बिसेन जी हमारे साथ वो मौजूद हैं, और बिसेन जी कुछ ऐलान करने वाले हैं, इनसे जान भी लेते हैं। बिसेन जी, सबसे पहले आज की तैयारी और वो जो ऐलान जो लगातार आप हमसे कह रहे हैं कि जब भी मैं खोलूंगा टीवी पर ही खोलूंगा, क्या खोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूँगा। आपने जो कहा आज की तैयारी, देखिए
तैयारी तो हमारी पूरी हो चुकी है। लगभग मुस्लिम पक्ष की आरगू ख़त्म होती हमारी तरफ से आरगू शुरू हो जाएगी। लेकिन उस आरगू का मैं समझता हूँ अभी कोई औचित्य इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत इस मुकदमे को ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमारे हिंदू पक्ष के कुछ लोग उसमें शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आज महत्वपूर्ण बात इसीलिए मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हिंदू पक्ष की ओर से 4 महिलाओं के वकालतनामे की पावर से मिस्टर विष्णु शंकर जैन ने 26 मई को अपना वकालतनामा कोर्ट में पेश किया है। आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये वो वकालतनामा है जो 26 मई को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है विष्णु शंकर जैन के द्वारा। इससे पहले कभी भी विष्णु शंकर जैन इस मुकदमे में अधिवक्ता नहीं थे। एक जानकारी और बता दूं, विष्णु शंकर जैन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के काउंसिल हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, पिछले कई वर्षों से हैं और राज्य का अधिवक्ता राज्य के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और कई विद्वान अधिवक्ताओं से मेरी इस विषय में चर्चा हुई, उन सब ने भी बताया। इसी ग्राउंड को आधार मानकर ये मुकदमा खारिज करवाया जा सकता है या करवाए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। चूँकि वादी और प्रतिवादी दोनों ही एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, सरकार दोनों तरफ से बैटिंग नहीं कर सकती है। सरकार पार्टी है 3 रूप से इस मुकदमे में, उत्तर प्रदेश राज्य, डीएम और कमिश्नर। और प्रतिवादी के अधिवक्ता के तौर पर विष्णु शंकर जैन का आना मतलब पूरी तरह मुकदमे को ख़त्म करवाने का षड्यंत्र है। मैं जहाँ तक समझता हूँ इस विषय को लेकर शायद फ्रॉड केस बनता है और इसके आधार पर शायद हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुकदमे को ना बचा पाएँ। मुझे विवशता बस जैसे ही मेरे संज्ञान में सारी चीज़ें आई, हालांकि मैं बार बार चैनल पर कहता रहा कि विष्णु शंकर जैन कभी अधिवक्ता नहीं है। मेरी जानकारी में आया था कि 26 मई को इन्होंने वकालतनामा फाइल किया था, लेकिन तब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब चूँकि मेरे पास सारे प्रमाण हैं तो मेरी तरफ से माननीय जिला न्यायालय में आज एक एप्लीकेशन भेजी गई है जो मैंने साइन करके भेज दी गई, जिसमें हमने ये मांग की है। इन बातों का सबका उल्लेख किया और हमने माननीय न्यायालय से कहा है इसका संज्ञान लेते हुए आज 7/11 की चर्चा ना करके पहले इस एप्लीकेशन का डिस्पोजल किया जाए और किसी तरह भी हमारे मुकदमे को बचाया जाए, हमारे मुकदमे को षड्यंत्र के तहत नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदू पक्ष के द्वारा ही इस मुकदमे को क्यों ख़त्म किया जा रहा है, सोचने का विषय है। और बार बार मैं पिछले 2-3 महीनों से चिल्ला के मीडिया के सामने भी कह रहा हूँ कि इन सारे विषयों के पीछे कुछ देश विरोधी शक्तियाँ लग चुकी हैं। आज जो मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। नीतीश देखिए, अगर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं तो उसका आधार क्या है और आखिरकार क्या चीज आज की सुनवाई से क्या चीजें निकल करके आएंगी वो देखना और सुनना अहम रहेगा। कि लखनऊ से खबर है जहां डॉक्टर वाईएस सचान के लखनऊ जेल में मौत से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मौत को हत्या और साजिश माना है। मामले में तत्कालीन डीजीपी, पुलिस, जेल विभाग के कई अधिकारियों को तलब किया गया है। मामले में सीबीआई 2 बार अंतरिम रिपोर्ट भी दाखिल कर चुकी है। क्या ये पूरा मामला और ये बड़ी अपडेट समझते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से। विवेक, इस पूरे मामले पर जिस तरीके का रुख आया है, पूरे मामले को किस बोर्ड पर लेके जाता है? देखिए, 2011 में हुई थी डॉक्टर वाईएस सचान की हत्या और एनआरएचएम के मामले में रखा गया था। जेल में बंद थे लखनऊ जेल में और उसी दौरान जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। इस मामले में गोसाईगंज थाना में एफआईआर भी हुई थी। 26 जून 2011 को एफआईआर दर्ज की गई थी 11 लोगों के खिलाफ। फिर हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और खास बात यह कि सीबीआई 2 बार इसमें अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है और इसको सुसाइड घोषित कर चुकी है कि यह सुसाइड ही था, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। दरअसल डॉक्टर वाईएस सचान की पत्नी मालती सचान ने सीबीआई की जो अंतिम रिपोर्ट थी उसको चैलेंज किया था और कोर्ट में एक प्रोटेस्ट अर्जी दाखिल की थी। इस प्रोटेस्ट अर्जी पर ही सुनवाई करते हुए सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट है उसने कहा है कि नहीं, ये हत्या और साजिश का मामला है और इसे उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, उसी तरह से जांच होनी चाहिए। सीबीआई को निर्देश भी दिए हैं जांच करने के और साथ ही उस समय जो तत्कालीन डीजीपी थे करमवीर सिंह, एडिशनल डीजी जेल वीके गुप्ता उस समय थे,
लखनऊ जोन के आईजी सुरेश कुमार सिंह थे। इसके अलावा जेल विभाग के जो भी उस समय जेल में तैनात थे, तत्कालीन जेलर BS मुकुंद, डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह, सभी को तलब किया है। 8 अगस्त को सबको बुलाया गया है और मालती सरकार ने अपने पक्ष में तमाम दस्तावेज भी दाखिल किए हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए इतना हाई प्रोफाइल मामला है और ऐसे में जांच क्या बिना दबाव के पारदर्शी हो पाएगी? आगे की दलीलें 8 अगस्त को स्पष्ट होंगी। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया विवेक। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।